नमस्कार दोस्तों। भारत में सदियों से दलित यानी एससी, आदिवासी एसटी, पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग यानी यूआर के साथ अलग-अलग समय और संदर्भों में भेदभाव की घटनाएं होती रही हैं। कोई एक घटना नहीं बल्कि यह एक ऐतिहासिक और निरंतर चलने वाली सामाजिक समस्या है। प्रमुख समाचार पत्रों और रिपोर्टों के आधार पर इन वर्गों के साथ हुए भेदभाव को समझेंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, या तभी आप आरक्षण को समझ सकते हैं। आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि आरक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके बीच प्राचीन काल में सोच समझकर बो दिए जा चुके थे। वर्तमान दलित वर्गों के लोगों को ऐतिहासिक रूप से अछूत, अतिशूद्र, चांडाल या वर्णास कहा जाता था। उनके साथ प्राचीन काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर गंभीर भेदभाव होता था। यहाँ आप एक रिसर्च गेट स्टडीज को देख सकते हैं। यह भेदभाव मुख्य रूप से जन्म और जाति के आधार पर होता था, जिसे धार्मिक और कानूनी ग्रंथों द्वारा संस्थागत रूप से दिया जाता था। किन किन आधारों पर भेदभाव होता था, हमें यह समझने की जरूरत है। तो सबसे पहला शारीरिक और छुआछूत वाला आधार आता है, जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं। इस वर्ग के लोगों को मुख्य नगरों या गांव के भीतर रहने की अनुमति नहीं थी। वे गांव के बाहर अपनी अलग बस्तियों में रहते थे। उनका स्पर्श और कई बार उनकी छाया को भी अपवित्र माना जाता था। दूसरा आता है घृणित और बाध्यकारी कार्य। इन्हें केवल समाज के सबसे निचले और कठिन कार्य करने की अनुमति थी, जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, चमड़े का काम करना, शमशान में शवों को दाह संस्कार करना, शिकार करना और साफ सफाई। वे अपनी मर्जी से कोई काम या पेशा नहीं चुन सकते थे। सार्वजनिक सुविधाओं पर रोक लगी थी। तीसरा पॉइंट है, वे गांव के आम कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे और न ही सवर्णों के साथ बैठ सकते थे। शिक्षा का अभाव रहता था। ये चौथा पॉइंट है। शिक्षा के अभाव के कारण ही सारे काम हुए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे उन्हें वेद सुनने, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने या कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी पहचान दिखानी पड़ती थी। जब वे नगर में प्रवेश करते थे तो उन्हें लकड़ी या धातु पीटकर आवाज़ करनी होती थी, ताकि सवर्ण लोग उनके आने की बात जानकर दूर हट जाएं और अपवित्र होने से बच सकें। क्रूर और असमान कानूनी दंड दिए जाते थे उन्हें। किस आधार पर? एक ही अपराध के लिए उच्च वर्ग को कम और इस वर्ग के लोगों को अंग भंग का मृत्यु जैसी क्रूर सजाएं दी जाती थीं। यह कहाँ लिखा है? इसके आधार क्या है? मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कहाँ लिखी है? ऐतिहासिक और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल में इस वर्ग के लोग के साथ हुए भेदभाव के प्रमाण मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला है धार्मिक, दूसरा है कानूनी ग्रंथ और विदेशी यात्रा वृत्तांतों के वृत्तांत। तो हम पहले बात करते हैं कानूनी धार्मिक ग्रंथ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में इतिहासकारों के अनुसार जाति और वर्ण व्यवस्था के बीजारोपण का पहला संकेत मिलता है, जहां समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया था। बाद में उत्तर वैदिक काल में इसे व्यवस्था से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का जन्म हुआ। मनुस्मृति में, जिसका समय लगभग 200 BCE से 200 CE है, इस प्राचीन कानूनी संहिता में शूद्रों और अछूतों जैसे चांडाल के लिए बेहद कठोर और अपमानजनक नियम लिखे हैं। अनुस्मृति 8, 270, 271, यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति को अपशब्द कहता है तो उसकी जीभ काट दी जानी चाहिए, ऐसा लिखा है। मनुस्मृति के 10.96, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति लाल चबक किसी उच्च जाति के पेशे को अपनाता है तो राजा उसको संपत्ति छीनकर उसे देश निकाला दे देना चाहिए, ऐसा लिखा है। मनुस्मृति के 8, 281 में लिखा है, व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ एक ही समान सीट पर बैठता है तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। मनुस्मृति के ही 8.281 में लिखा है, यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के साथ एक ही आसन यानी सीट पर बैठने का प्रयास करे तो उसकी पीठ पर गर्म लोहे से दाग देना चाहिए। यह बात रिसर्च गेट के डिसमेंटलिंग डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम मनुस्मृति टू मॉडर्न रिफॉर्म्स में लिखी है।
और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ऑन मनु एंड शूद्रास में इन भेदभावों का विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण मिलता है या दिया गया है। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। मैं यह बात कोई फेक आधार पर नहीं कह रहा हूँ। दूसरा आता है विदेशी यात्रा वृत्तांतों के वृत्तांत, आँखों देखे, जो उन्होंने देखा नहीं। प्राचीन भारत का दौरा करने आए बौद्ध चीनी यात्रियों ने अपनी किताबों में इस क्रूर व्यवस्था को जैसा देखा वैसा ही दर्ज किया है। पहले आते हैं फायान, जिसका समय 5वीं शताब्दी है, ने बताया है कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए इस चीनी भिक्षु ने अपनी पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स में लिखा है कि भारत में चांडाल अछूत समाज से पूरी तरह अलग रहते थे। जब वे शहर या बाजार में आते थे तो उन्हें एक लकड़ी के टुकड़े को पीटकर अपनी उपस्थिति की घोषणा करनी पड़ती थी ताकि लोग उनकी छाया से भी बच सकें। वे केवल मांस बेचने, शिकार करने और साफ सफाई करने का काम कर सकते थे। संदर्भ क्या है? तो फायान अकाउंट ऑन चांडाल्स, ये उनकी बुक है, तथा लेखक देवदत्त पटनायक का लेख है, जिसे देवदत्त पटनायक वार्ड, उनके नाम है वार्ड द चाइनीज साव इन इंडिया, इस छुआछूत की पुष्टि करते हैं। आगे आते हैं हेंसा, जो 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। उन्होंने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि कसाई, मछुआरे, जल्लाद और सफाई कर्मी, जिन्हें समाज अछूत मानता था, के घरों को शहर की दीवारों के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता। आधुनिक ऐतिहासिक और सामाजिक शोध, इनकी रिपोर्ट जिसका नाम है दलित इन इंडिया माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप, स्पष्ट करती है कि दलित उत्पीड़न की जड़ें मनुस्मृति और प्राचीन हिंदू वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हैं, जिसने उन्हें मुख्य सामाजिक जीवन से पूरी तरह काट दिया था। ऐतिहासिक विकास पर शोध पत्र जैसे रिसर्च पेपर ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल 1000 BCE से 600 BCE के बाद से अस्पृश्यता भारतीय समाज में एक बुराई के रूप में या बैठ चुकी थी। भारत में आरक्षण की औपचारिक शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। आधुनिक अर्थों में पहली बार आरक्षण 1902 में कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू महाराज द्वारा किया गया, जिन्होंने पिछड़े और गैर ब्राह्मण वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया। इसके बाद 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य ने भी इसे ही अपनाया। भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था के कारण एक बड़ा वर्ग सदियों से शिक्षा और संपत्ति, सामाजिक अधिकारों से वंचित रहा है। इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए, सामाजिक असमरसता लाने और हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। आरक्षण का मूल दर्शन समानता के विचार पर आधारित है। कानूनी और सामाजिक रूप से यह माना जाता है कि अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ सिर्फ समान व्यवहार करना अन्यायपूर्ण हो सकता है, लेकिन समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ विशेष व्यवहार का सिद्धांत अपनाया जाए। दूसरा आता है इतिहास में आरक्षण की आवश्यकता। इतिहास में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी या आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती जा रही है हमारे देश को? प्राचीन और मध्यम काल में शिक्षा, राज्य के प्रशासनिक कार्यों और सेना में कुछ विशेष वर्गों का ही एकाधिकार था। शूद्र और अतिशूद्र माने जाने वाले समुदायों को वेदों के अध्ययन, संपत्ति रखने और सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रखा गया। इसका प्रमाण प्राचीन ग्रंथ और मध्यकालीन दस्तावेज हैं। महात्मा गांधी अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि दलित समाज हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए राजनीतिक रूप से वे दलितों के लिए हिंदुओं से अलग पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, दो वर्गों में विभाजित हो जाएगा। आधुनिक समय में क्या स्थिति है इसकी? तो ब्रिटिश काल में ज्योतिराव फुले ने 1882 में हंटर कमीशन के सामने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। 1932 में कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनाल्ड और बाद में पुनः महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य दलित के लिए चुनावी आरक्षण की नींव रखी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण को दलित और वंचित के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बुनियादी ढाल मानते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक शोषित वर्गों को प्रशासनिक और नीति निर्धारक संस्थाओं में जगह नहीं मिलेगी, तब तक उनके साथ हो रहा सामाजिक और आर्थिक भेदभाव की समाप्त नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं हो सकता। ये मोस्ट की पॉइंट है।
दलित नेताओं का योगदान और राजनीतिक भूमिका क्या रही है अब तक? तो यदि भारत की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम और काशीराम जैसे दलित नेताओं नहीं होते तो शायद हाशिए पर लोगों के लिए आरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने की कल्पना करना बहुत मुश्किल होता। उनके नेतृत्व और संघर्ष ने दलितों को राजनीतिक रूप से मुखर किया या सामने लाया, जिससे वे अपनी बात संसद और विधानमंडलों तक पहुंचा सके। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और आरक्षण को मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जगह दी गई है। इसके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(4). राज्य को यह शक्ति देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे ओबीसी या अनुसूचित जातियों जैसे एससी और अनुसूचित जनजातियों जैसे एसटी के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करे, जैसे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं दे। आरक्षण अगला अनुच्छेद है 15 क्लॉज 5। राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह निजी यानी प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों ओबीसी, एसटी, एससी के लिए प्रवेश के लिए आरक्षण या विशेष प्रावधान बना सके या कर सके। अगला अनुच्छेद है 15 क्लॉज 6। राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे ईडब्ल्यूएस के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण देने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है इस अनुच्छेद के तहत। अगला अनुच्छेद आता है 16 क्लॉज 4। राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह सरकारी नौकरियों जैसे लोक नियोजन में पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते राज्य की राय में उस वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अगला आता है अनुच्छेद 16 क्लॉज 4(a). राज्य को यह शक्ति देता है कि वह अनुसूचित जातियों जैसे एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के कर्मचारियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सके। अगला अनुच्छेद आता है 16 क्लॉज 4(b). यह क्या कहता है? तो सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण तथा प्रमोशन में आरक्षण। अगला अनुच्छेद है 330। मुख्य रूप से लोक सेवा आयोगों यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों यानी फंक्शन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 332। यह संसद, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एसटी, एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। जैसे अभी एक विधेयक पास हुआ था, महिलाओं के नाम पर विधेयक पास किया जा रहा था। अनुच्छेद 243D पंचायती राज संस्थाओं में सीटों के आरक्षण के प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 243T पंचायतों में और नगर पालिकाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की बात करता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के आंकड़े और हिस्सेदारी। इन लोगों के जो दलित लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है भारत में और इसके क्या आंकड़े हैं? तो सबसे पहले आते हैं अनुसूचित जनजाति, जिसे शॉर्ट में एससी बोलते हैं। तो इनकी जनसंख्या भारत में 16.6% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और आगे आते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं जिन्हें एसटी, जनसंख्या है 8.6%। फिर आते हैं ओबीसी, जिन्हें अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं या हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। मंडल कमीशन और अन्य अध्ययनों के अनुसार कुल जनसंख्या में 41% से 52% के बीच इनकी हिस्सेदारी है। आगे आते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग माने जाते हैं ईडब्ल्यूएस के। तो सामान्य श्रेणी में लगभग 10 से 12% की हिस्सेदारी मानी जाती है आर्थिक आधार पर। आगे हम बात करते हैं आज़ादी के बाद और 2014 के बाद आरक्षण की स्थिति क्या रही है। हमें ये जानने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें आरक्षण की स्थिति के बारे में जो बार बार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं इसकी बारे में कैसे पता लगेगा। तो आज़ादी के बाद शुरुआत में आरक्षण केवल एससी और एसटी वर्ग के लिए था। 1951 में मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहला संविधान संशोधन किया गया। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसे लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की। 2019 के 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के गरीबों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। इसके अलावा न्यायपालिका यानी जजों और सरकारी शोध पत्रों के पदोन्नति जैसे प्रमोशन में आरक्षण पर कई महत्वपूर्ण फैसले आए।
8वें नंबर पर हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण और प्रतिनिधित्व, जिसे हम सरकारी आंकड़ों के आधार पर देखेंगे। तो जैसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसे डीओपीटी बोलते हैं, सरकारी विभाग है, और विभिन्न शोध पत्रों के अनुसार उच्च पदों पर आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अभी भी उनकी आबादी के अनुपात में कम है। डीओपीटी का आंकड़ा है जो सरकारी विभाग है। आगे हम बात करते हैं संसद और विधानसभा में कितनी आबादी है इन लोगों की, या कितना प्रतिनिधित्व है। तो लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा में 84% सीटें एससी और 47% सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। आगे हम बात करते हैं आईएएस और आईपीएस के पद जो होते हैं, जो सरकार चलाने की मशीनरी होती है। जैसे नेता लोग तो 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन जो मुख्यतः सरकारी काम करते हैं या देश को चलाते हैं वो आईएएस और आईपीएस चलाते हैं। वही मुख्यतः नई नई योजनाएं बनाते हैं गरीब लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। तो उनमें कितना प्रतिनिधित्व है दलित लोगों का, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। विभिन्न संसदीय समितियों की रिपोर्टों के अनुसार सचिव यानी सेक्रेटरी और अतिरिक्त सचिव जैसे एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष पदों पर आरक्षित श्रेणियों जैसे एसटी, एससी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कम क्यों रहा है? उच्च वर्ग के लोग देश की मशीनरी चला रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि निचली कास्ट का व्यक्ति हमारे सामने बैठ सके और हम उसके आगे हाथ जोड़ें। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चुनाव के समय नामांकन किया जाता है, तब आईपीएस या आईएएस ऑफिसर के सामने हमें नामांकन करने के लिए जाना पड़ता है और उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। भाई ऑब्वियसली है, किसी हम सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो उनके सामने नमस्कार या हाथ जोड़ेंगे ही, तो वो निचली कास्ट के व्यक्ति ना हो, इसलिए इस चीज़ में एंट्री नहीं दी जाती है। इस बात पर अगर मेरी बात कोई गलत लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। आगे हम बात करते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की। इनमें दलित लोगों की कितनी भागीदारी है? तो आईआईटी में छात्र और फैकल्टीज की बात करें तो संसद में पेश किए गए आंकड़ों और आरटीआई रिपोर्टों के अनुसार प्रमुख आईआईटी जैसे दिल्ली, बॉम्बे और मद्रास में दलित पीएचडी छात्रों का प्रतिनिधित्व लगभग 10% के आसपास है। नाम मात्र का है 10% लोग डॉक्टर और पीएचडी कर पाते हैं। इतने बड़े भारत में 43 करोड़ जनसंख्या वाले देश, हमारे देश में भेदभाव किस आधार पर होता है, हमें यह भी जानने की ज़रूरत है। जब इतना सब जाना तो हम भेदभाव की बात भी जानते हैं। आरक्षण को लेकर समय समय पर मराठा आरक्षण आंदोलन, पाटीदार आंदोलन और अगड़ी जातियों द्वारा विरोध के दौरान तनाव और भेदभावपूर्ण टिप्पणियों के मामले सामने आते रहे हैं। समाचार पत्रों जैसे द हिंदू में छपी रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेरिट बनाम आरक्षण की बहस में कई बार छात्रों और कर्मचारियों को मानसिक या सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में देश भर में अनुसूचित जातियों से एससी के खिलाफ अत्याचार के 55,698 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजातियों जैसे एसटी के खिलाफ हिंसा के 9,966 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित के खिलाफ और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ सबसे कम आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, ऐसा आंकड़ा है। लेकिन सत्य इससे कुछ अलग है, क्योंकि कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। NCDHR की हालिया रिपोर्ट 5 ईयर ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 12 दलित महिलाओं और लड़कियों का बलात्कार होता है, या रोजाना 3 आदिवासी महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं या सामने आने की बात आती है। फॉरवर्ड प्रेस की एक अकादमिक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के पास उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न की शिकायतों में 118% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। शिकायतों में मेडिकल शिक्षण पर किए गए कई शोध जैसे हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी दलित और आदिवासी छात्रों को जातिगत भेदभाव, रैगिंग और मेरिट के नाम पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कई केस स्टडीज में यह बात बताई गई है। उदाहरण के लिए सिर्फ नल या सार्वजनिक मटके से पानी पीने, मंदिर में प्रवेश करने या घोड़ी पर बारात निकालने के कारण दलित युवाओं को बेरहमी से पीटने और प्रताड़ित करने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। आगे आता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें रिसर्च गेट की एक रिपोर्ट है या स्टडीज है, वह बताती है कि आरक्षित वर्ग के छात्रों को गैर मेधावी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति हमें बताती हैं देश के शीर्ष सरकारी विभागों, IIT,
और विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के लिए बैकलॉग सीट जानबूझकर खाली छोड़ दी जाती है। NFS यानी नॉट फाउंड सुइटेबल कहकर योग्य दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि आज भी दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय संसद और राज्य विधानमंडलों में भी दलित और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को उनके मूल जाति को लेकर परोक्ष टिप्पणी का सामना करना पड़ता है। समाचार पत्रों जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू ने कई ऐसी बहसों को कवर किया है जहां सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सदन की मर्यादा गिराने या जातिगत हीनता दिखाने वाले शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो देखने और सुनने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यह सब सभी जगहों पर दलित और आदिवासी लोगों के कम प्रतिनिधित्व के कारण होता है। अगर इस चीज़ पर विजय पानी है तो सभी जगहों पर प्रतिनिधित्व को बढ़ाना होगा। सवाल यह है कि कैसे बढ़ेगा। आपको अपने गांव लेवल पर शुरू करना होगा, जिससे आप सभी ST, SC, OBC, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करके अपने क्षेत्र से पढ़ा लिखा और भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति या उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। और अगर वह जीतता है तो निश्चित रूप से आपका उत्थान होगा। और ऐसा ही अन्य लेवल पर भी किया जा सकता है, जैसे विधायक, सांसद, IAS, IPS, कॉलेज में किसी छात्र को भेजना है तो इन लेवल पर किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या निकला? तो आरक्षण महज एक सरकारी नौकरी का कोटा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसका उद्देश्य सदियों से चली आ रही असमानताओं को पाटना है। यद्यपि आरक्षण व्यवस्था का समय समय पर सवाल उठते रहे और राजनीतिक दलों द्वारा इसे चुनावी हित के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचने के लिए इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। एक विकसित और संस्कारित समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम बिना किसी द्वेष के वंचित और उनका हक दें और देश की संपूर्ण योग्यता का सही इस्तेमाल करें। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरी मदद होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।